हाय, माय नेम इज सरफराज और हम स्टार्ट करने वाले हैं एक पाइथन का कोर्स भी नहीं है, एक ट्यूटोरियल है जिसमें हम पाइथन की एक एक करके सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे और मोस्टली इसे प्रोजेक्ट्स में मतलब ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे हम कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम मेनली क्या कवर करने वाले हैं, पहले उन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक, वैसे ये बहुत बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए नहीं कि वैसे जो भी अगर कोई देख रहा होगा तो उसे सीखना होगा तभी बेसिक से कर रहा होगा। तो ये बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम कि वेरिएबल्स है, फिर आपके डेटा टाइप्स हैं, फिर आपके कंस्ट्रक्टर किस तरह से यूज होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये है कि अगर आपको आता है 1% मान लो तो वैसे आता होगा बहुतों को, तो इस वीडियो को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जिसको जहां से देखना हो वहां से देख पाएगा इजीली। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मेनली जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो पहला टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स डेटा टाइप्स। उसके बाद हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। फिर हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर टू स्विच बिटवीन डेटा टाइप्स। फिर उसके बाद हमारी और चीजें आ जाती है, जैसे पाइथन स्ट्रिंग आ जाती है, फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग किस तरह से बनाते हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग कैसे बनती है, स्ट्रिंग में स्लाइसिंग किस तरह से की जाती है, और उसमें जो मेथड्स होते हैं जैसे डॉट अपर मेथड हो गया, डॉट लोअर मेथड हो गया, स्ट्रिप हो गया। एंड देन वी गो टू बूलियन वैल्यूज। देन वी कैन विल बी गोइंग टुवर्ड्स इफ एल्स कंडीशंस कि उन्हें किस तरह से हैंडल किया जाता है। ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे उनको देखा जाएगा थोड़ा बहुत कि एंड ऑपरेटर हो गया और ऑपरेटर हो गया, ताकि हम इफ एल्स की कंडीशंस भी लगा पाए। और एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए। तो वैसे ऑपरेटर्स जो है वो बहुत मतलब जब वर्डिंग्स में जाते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग सकती है अगर कोई पहली बार पढ़ रहा होगा या पहली बार सुनेगा कि एरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बट दे आर वेरी सिंपल वर्ड्स। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोल रहे हैं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है पाइथन की। जब हम बात कर रहे हैं तो लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और भी लैंग्वेजेस हैं जिनमें पूरे ओप्स के कंसेप्ट के बिना आप एक प्रोग्राम नहीं लिख सकते। तो इट्स अ गुड लैंग्वेज। अगर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन बोले तो पाइथन इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज विच यू कैन लर्न, एंड इट इज द बेस फॉर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसी का टाइम चल रहा है अभी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो से। तो पहले तो एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो इस फाइल को कर देते हैं बेसिक पाइथन डॉट आई पी वाई। तो ये जुपिटर नोटबुक में लिया है मैंने। अब जुपिटर नोटबुक में क्यों लिया है, क्योंकि इसमें ना एक फायदा रहता है कि पहले एक मार्कडाउन सेल लगाओ फिर उसके नीचे कोड डाल दो। तो उससे ये रहता है ना कि आपने एक सेल बनाया, एक उसके नीचे कोड लिख दिया, तो आपके नोट्स भी साथ साथ बनते जाते हैं। जो जुपिटर नोटबुक पहली बार देख रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। जुपिटर नोटबुक भी आपके नॉर्मल वीएस कोड की तरह वर्क करता है। ये वीएस कोड के अंदर ही जुपिटर नोटबुक की एक फाइल बनाई है। हालांकि कुछ लाइब्रेरीज आपको इंस्टॉल करनी होती है। अगर किसी को मतलब इसका इंटरफेस पसंद आ जाए और दे वांटेड टू लर्न थ्रू दिस, तो सिर्फ कमेंट कर देना, तो इसका भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा कि किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो पहला मार्कडाउन सेल ले लेते हैं जो कि हमारा होने वाला है वेरिएबल्स। ठीक है, स्पेलिंग्स को अवॉइड करना, अगर खराब हो जाए तो स्पेलिंग्स इतनी खास रही नहीं। और एंड डेटा टाइप्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मार्कडाउन सेल। उसके बाद जब हम कोड सेल ले रहे हैं तो पहले तो समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स और होते क्या हैं, वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स को आप एक तरह से खाली बॉक्स मान मान सकते हो जिसके अंदर हम वैल्यूज डाल सकते हैं। जैसे कोई खाली बॉक्स है तो इसके अंदर आप कुछ सामान रख सकते हो, राइट। तो उसी तरह से वेरिएबल एक बॉक्स की तरह है जिसके अंदर आप कुछ सामान रख सकते हो। अब जब हम किसी और लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे जावा हो गई या फिर आपकी सी प्लस प्लस हो गई, तो उन लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आपका डेटा टाइप प्री डिफाइंड होता है कि अगर आपने किसी वेरिएबल को इंटीजर डेटा टाइप दिया है तो आप उसमें कोई और वैल्यू नहीं डाल सकते। बट पाइथन का ऐसा नहीं है। पाइथन रन टाइम पे देखता है कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। तो आपको उस चीज से टेंशन में आने की कोई जरूरत नहीं कि डेटा टाइप आपको पहले से डालना पड़ता है। आप वेरिएबल का नाम सही से लिख लो, वही बहुत होता है। और उसके अंदर आप वैल्यू डालते हो तो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि भाई ये इस डेटा टाइप की है। डेटा टाइप से मतलब क्या, डेटा टाइप से मतलब सिंपल है कि भाई इंटीजर वैल्यू है, मैथ्स पढ़ी है तो इंटीजर वैल्यू है, या फ्लोट यानी कि जो डेसिमल में आती है वो वाली वैल्यू है, या फिर स्ट्रिंग यानी कि जो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाता है वो वैल्यू है। बूलियन आपकी दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स, उस टाइप की वैल्यू है। तो वो चीज आपका एक वेरिएबल समझ जाता है कि कौन सी वैल्यू है, आपको अलग से स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता।
कि आप को इन डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ रहा है कि ये इंटीजर डेटा टाइप, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जैसे अगर हम कोई वेरिएबल नेम बनाते हैं, जैसे कि हमने एक वेरिएबल ले लिया ए और इसके अंदर हम दे देते हैं एप्पल, ठीक है। तो जब हम ये वेरिएबल बना रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल है कि ए के अंदर हमने एप्पल को स्टोर कर दिया और जो इक्वल टू साइन है वही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ए के अंदर अभी कोई वैल्यू है जो कि एप्पल वैल्यू स्टोर हो गई है ए के अंदर, और एप्पल जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। डेटा टाइप्स वैसे मैं एक एक करके जाऊंगा सारे डेटा टाइप्स पे, बट एक बेसिक आइडिया दे दूं तो स्ट्रिंग वैल्यूज वो होती हैं आपकी जो आपके टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है। इंटीजर यू ऑलरेडी नो, फ्लोट विच मींस सिंपली डेसिमल्स। ओके, वैसे और भी डेटा टाइप्स है बट मेन बता दे रहा हूँ। फिर ए जो हो गया, ए के अंदर हमने एक एप्पल वैल्यू स्टोर कर दी, तो मेमोरी में एक एड्रेस बन जाएगा, एक लोकेशन बन जाएगी, एक स्टोरेज बन जाएगी जिसमें एक ए है जिसकी वैल्यू एप्पल है। इसे और सिंपल तरीके से समझे तो इसे इस तरह से समझ सकते हो कि एक बॉक्स है जिसके अंदर आपने एक एप्पल डाल दिया है और उसका नाम आपने ए रख दिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एक बहुत बेसिक स्टेटमेंट है पाइथन की, जैसे एक प्रिंट स्टेटमेंट है। बहुत ज्यादा बेसिक पे तो नहीं जा रहा हूँ मैं कि प्रिंट स्टेटमेंट वैसे सिंपल होती है कि आपको कोई चीज प्रिंट करानी है तो आप उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हो, ठीक है। तो उस तरह से आपकी चीजें वर्क कर जाती है। तो हमने प्रिंट ए करा तो आपका यहाँ पे एप्पल प्रिंट हो गया। तो आपको जो भी चीज प्रिंट करानी होती है वो आप प्रिंट कर लेते हैं। इसमें हम अभी प्रिंटिंग कराने में भी कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल का यूज किया जाता है, वो चीज भी अभी हम देखेंगे, बट अभी सिर्फ वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स में जाते हैं। तो जब हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वेरिएबल की वैल्यू नहीं बात कर रहा हूँ, वैल्यू जो है जो राइट हैंड साइड पे आ जा रही है आपकी, लेकिन जब हम वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, जैसे कि ए वेरिएबल का नाम है, तो उसकी भी एक कंडीशन होती है कि आप वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप इस तरह से कभी नहीं लिख सकते। आप बीच में नंबर डाल सकते हैं कि आपने अगर फ्रूट लिया है तो आप बीच में कोई भी नंबर डाल सकते हैं, लास्ट में कोई भी नंबर डाल सकते हैं। अंडरस्कोर ही है इकलौता स्पेशल कैरेक्टर जो यूज किया जा सकता है वेरिएबल के नेम में, जैसे फ्रूट अंडरस्कोर, ठीक है, 1 2। तो ये जो है ये एक वैलिड नेम है वेरिएबल का। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में कोई नंबर डाल देते हैं वेरिएबल के नेम पे, जैसे कि अभी दिखा देता हूँ, जैसे इसको इसको भी लो, एप्पल ही ले लो, कोई इशू नहीं है, वैल्यूज सेम हो सकती है। लेकिन अगर आपने वेरिएबल का नाम सेम कर दिया तो एक ही वैल्यू स्टोर होगी उस नाम पर। अभी वो भी दिखा दूंगा मैं। जैसे फ्रूट 1 2 में आपने एप्पल डाल दिया वो चीज अलग होगी, लेकिन अगर मैं नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ किसी वेरिएबल का नाम, जैसे कि टू नेम, तो ये एरर दिखाने लग गया है यहीं पे, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं अब कोई भी वैल्यू डालूं इसके अंदर किसी भी तरह की, तो ये एरर ही दिखाएगा। यहाँ पे ये जो रेड लाइन दिख रही है इससे आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आएगा, उसका मेन रीजन ये है कि हमने इसमें टू से स्टार्ट करा है। तो सिंपल कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि किसी भी वेरिएबल का नाम किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो वेरिएबल्स आपके हो गए, फिर वेरिएबल्स आपके इंटीजर से, जैसे नेम में तो नहीं होगा, इसे सिंपल और रखें तो एक वेरिएबल बनाते हैं नेम के नाम का, ठीक है। उसमें नाम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद एज डाल सकते हैं हम। ये अब जो दूसरा वाला है वो आपका इंटीजर डेटा टाइप हो गया, है ना। नेम वाला हो गया आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, स्पेलिंग बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गई थी, तो उसमें और माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है, एज दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो नेम जो है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, एज 19 हो गई। तो वेरिएबल्स और डेटा टाइप में यही है कि वेरिएबल्स का नाम जो है वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड वो होते हैं जो ऑलरेडी पाइथन में प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे कि अगर एक सम कीवर्ड है तो वो सम निकालने के लिए यूज किया जाता है, तो वो वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो वैसे ही जैसे अब हमने नेम रखा है तो नेम कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो हम उसमें कोई वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। एज हमने एक कीवर्ड, एज कोई कीवर्ड नहीं है तो उसमें हमने 19 स्टोर करा दिया। लेकिन जैसे फॉर एक कीवर्ड है, वो फॉर लूप के लिए यूज किया जाता है, तो हम फॉर कभी भी यूज नहीं कर सकते अपने किसी वेरिएबल के नाम पे। तो तीन कंडीशन है, बहुत ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। तीन कंडीशन है वेरिएबल्स का नाम रखने के लिए। पहली कि उसका नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उसका जो वेरिएबल नेम है वो सॉरी,
उसका जो वेरिएबल नेम है आ, वो किसी भी कीवर्ड से मैच नहीं करना चाहिए। जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होता है, मतलब जो एक तरह से वो है कि उनका फंक्शन है। जैसे फॉर एक कीवर्ड है तो उसका एक फंक्शन है कि वो फॉर लूप में लगेगा, तो वो आप वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। और तीसरी चीज कि जो आप स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं वो सिर्फ अंडरस्कोर है। जैसे अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर वन आप कर दें, ठीक है। तो नेम अंडरस्कोर वन कर देंगे तो आपका कोड तब भी रन करता रहेगा। ओके। लेकिन अगर आपने अंडरस्कोर की जगह कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज करा तो वो एरर दिखा देता है। ओके। तो अभी हम जाएंगे नई चीज पे, वो आपके हो जाएंगे डेटा टाइप्स। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि डेटा टाइप समझाने में थोड़ा सा इजी रह जाएंगे। तो डेटा टाइप सिंपल हो गया आपका, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। एसटीआर का मतलब है स्ट्रिंग डेटा टाइप। न्यूमेरिक टाइप में तीन डेटा टाइप हो गए, एक इंट हो गया, एक फ्लोट हो गया, एक कॉम्प्लेक्स हो गया। इंट आपका इंटीजर डेटा टाइप हो गया, फ्लोट इज द डेसिमल वन, कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर आपको पता होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिनमें आयोटा आ जाता है, जैसे वन प्लस आयोटा समथिंग लाइक दैट। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपके, ठीक है। तो फिर आपका आ गया सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप का मतलब है कि ग्रुप ऑफ डेटा। तब एक चीज की बात नहीं हो रही है, तब ग्रुप ऑफ डेटा की बात हो रही है। जैसे कि जो पहली चीज है वो लिस्ट है। तो लिस्ट क्या होती है, उसमें आप ना कई सारी वैल्यू स्टोर करा सकते हो। जैसे कि आपको एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स के नाम उनकी एज के साथ, उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ, उनकी रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ स्टोर करवाएंगे। तो उस केस में आप अलग अलग तरह की लिस्ट ले सकते हो। नेम के लिए एक लिस्ट ले लिया आपने, अपने एज के लिए लिस्ट ले ली। हालांकि ऐसा नहीं कि वो डेटा टाइप में कोई प्रॉब्लम आएगी। जैसे एरे में क्या होता है, किसी और लैंग्वेज में अगर आप जावा वगैरह में कभी एरे बनाएंगे तो उसमें ये होगा कि आप जब एरे बना रहे होंगे तो उस टाइम पे आप एक ही टाइप का वेरिएबल ले सकते हो कि पूरा एरे ही स्ट्रिंग वेरिएबल का है, पूरा एरे ही इंटीजर टाइप का है, ऐसा कुछ होगा। लेकिन लिस्ट ऐसा नहीं होता, लिस्ट मिक्स चलती है। आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, उसके बीच में आप नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर आपका टपल हो जाता है। टपल आपका वो होता है जिसमें आपका डेटा चेंज ही नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आपकी रेंज आ जाती है। फिर मैपिंग टाइप में डिक्शनरी है आपका एक डेटा टाइप। फिर सेट टाइप्स में सेट है, फ्रोजन सेट है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन आज जो है वो लिस्ट तक ही कवर होगा, क्योंकि वीडियो, मुझे भी लगता है कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, कुछ कह नहीं सकते। फिर उसके बाद बाइनरी टाइप्स की बात करें तो बाइट्स हो गए, बाइट एरे हो गए, मेमोरी भी हो गया। नन टाइप भी होता है। नन टाइप का सिंपल मतलब है जिसमें नलेबल वैल्यू होती है। नलेबल वैल्यू से मतलब अपना क्या देखो, जैसे अगर हमारा है कोई वेरिएबल, ओके, ए इज इक्वल्स टू, हमने इसमें नल लिया, तो ये अब हो गया नल डेटा टाइप। तो उस केस में अगर हम ए को प्रिंट कराते हैं तो ये नन प्रिंट हो जाएगा। अब इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि ये कोई स्ट्रिंग नहीं है। इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा है कि जैसे हमने यहाँ सरप्राइज प्रिंट करा था तो एज इट इज सरप्राइज प्रिंट हो गया था। यहाँ नन इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। तो नन का सिंपल मतलब है कि कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका डेटा टाइप भी नन हो गया ना। अब जैसे इस वाले में स्ट्रिंग वैल्यू थी तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया था। एज में इंटीजर वैल्यू थी तो उसका डेटा टाइप इंटीजर हो गया था। इसमें डेटा टाइप हमें नहीं पता है क्योंकि नन है, तो उसका नन डेटा टाइप हो गया। अब अगर आपको डेटा टाइप पता करना है, लाइक यू डोंट नो व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे तुम्हें नहीं पता है कि इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर है, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है टाइप फंक्शन। जैसे आपने प्रिंट लिखा, टाइप फंक्शन लगाया और उसके अंदर आपने वेरिएबल का नेम दे दिया, ठीक है। तो जब आप इसे रन करेंगे तो देखिए क्लास एसटीआर, यानी कि नेम वन किस डेटा टाइप का है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। अब इसमें ना एक चीज मेरे को थी जो थोड़ी नोट करना, मतलब स्टार्टिंग में बताना भूल गया मैं। वो चीज ये थी कि जैसे अगर ये वीडियो देख रहे हो तो डोंट ओनली, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सिर्फ देखते जाओ एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। प्लीज कीप अ पेन इन अ पेपर विद मी। और नोट्स ना बनाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक एक चीज लिखते जाओ, बट जो चीजें तुम्हें थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट लगे वो थोड़ा लिख लो। और अपने हिसाब से कि आपका लेवल कितना हो रखा है, आपको कितना आता है, उस हिसाब से आप अपने नोट्स बना सकते हो। और सिर्फ नोट्स की बात नहीं है, अगर आप साथ साथ नहीं करोगे और आप सिर्फ वीडियो देख रहे होगे तो 100% कुछ समझ नहीं आना, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स डेटा टाइप इतना हो गया, ठीक है। यही है वेरिएबल्स का, आपके डेटा टाइप बता दिए मैंने कौन कौन से आते हैं। फिर उसके बाद आप स्ट्रिंग में आ चुके हैं। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक नया मार्कडाउन सेल लगाता हूँ कंस्ट्रक्टर का।
जैसे कंस्ट्रक्टर का मार्कडाउन सेल लगाना है, तो अभी हमने लिखा इंट कंस्ट्रक्टर। ओके। अब कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है वैसे? यहाँ पे जो इंट कंस्ट्रक्टर है या कोई और कंस्ट्रक्टर का यूज केस है, वो मैं सिंपल यूज केस बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर डेटा टाइप कन्वर्ट करना हो, डेटा टाइप कन्वर्ट करना हो इन द सेंस, जैसे हमने नेम एक डेटा टाइप दिया था, ठीक है, और हमने नेम डेटा टाइप में नाम रख दिया जैसे कि, ठीक है, और हमने एज एक डेटा टाइप दिया, उसमें हमने 19 लिखा। तो अगर हमें नेम डेटा टाइप को या एज डेटा टाइप को किसी और डेटा टाइप पे कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो पहले तो हम इनका डेटा टाइप अभी प्रिंट करेंगे। डेटा टाइप प्रिंट करने के लिए क्या बताया था? टाइप फंक्शन हमें यूज केस में लेना है, तो हमने टाइप लिया, ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर हम क्या देंगे? वेरिएबल का नाम देंगे, जैसे हमें एज का डेटा टाइप जानना है, ठीक है। और फिर जब हम कोड रन कराएंगे तो यहाँ आ रहा है, देखो क्लास इंट आ रहा है, यानी कि अभी इसका डेटा टाइप क्या? इंटीजर है, ठीक है। अब जस्ट इन केस अगर आपको इसका डेटा टाइप चेंज करवाना है, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल लगाओगे कि एज जो है इज इक्वल्स टू, आप कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे। अब कंस्ट्रक्टर क्या है? जब हमने ये देखा था, तो यही कंस्ट्रक्टर है, एस टी आर स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, इंट इंटीजर कंस्ट्रक्टर, फ्लोट फ्लोट कंस्ट्रक्टर, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर, लिस्ट लिस्ट कंस्ट्रक्टर, टपल टपल कंस्ट्रक्टर। बस कंस्ट्रक्टर में क्या होता है? साथ में ब्रैकेट लग जाता है। जैसे आपका ये एज है ना, तो हमें इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना है, तो एस टी आर ब्रैकेट एज, जो कि हमारी ऊपर थी, तो ताकि वो आपका कन्वर्ट हो जाए किसमें? स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो अब हम टाइप जब देखेंगे इसका कि इसका टाइप क्या है, तो अब इसका टाइप कन्वर्ट हो चुका है इंट में, इंट से स्ट्रिंग में, ठीक है। कैसे हुआ? क्योंकि हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर का यूज करा। इसी तरह से जैसे हमारा जो नेम है, अगर हमें प्रिंट करें टाइप ऑफ नेम, हमने टाइप ऑफ नेम करा, ठीक है, तो जब हमने टाइप ऑफ नेम करा, तो उसका अभी स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं नेम प्रिंट कर देता हूँ ताकि एक साथ वो ना हो। हाँ। तो जैसे हमारा नेम है, उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है अभी। अगर व्हाट इफ वी हैव टू कन्वर्ट इट टू द लिस्ट, अब हमें इसे लिस्ट में अगर कन्वर्ट करना है डेटा टाइप में, तो यहाँ देखो जैसे सीक्वेंस टाइप लिस्ट है, तो मैंने क्या कहा? यही सेम चीज रहने वाली है, कोई खास चेंज नहीं आता है। इंट जो है वो इंट कंस्ट्रक्टर है, फ्लोट जो है वो फ्लोट कंस्ट्रक्टर है, मतलब इंट लगाओ इसी फॉर्मेट में, मतलब कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ तक कि कैपिटल स्मॉल भी चेंज नहीं करना है। आई छोटा है तो छोटा लेना है, एन टी तीनों ही छोटे हैं, तो इस तरह से आपने लिया। तो अगर हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, ओके। तो जब हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, तो जैसे हमने लिखा नेम इज इक्वल्स टू लिस्ट ब्रैकेट नेम, तो हमने यहाँ पे लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज करा, ताकि जो हमारा नेम सरफराज है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। लिस्ट में कन्वर्ट होने से मतलब क्या? तो हम उसे पहले प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसका टाइप भी प्रिंट करा देंगे, ओके। या देखो, तो जब हमने अपने नाम को, जो कि हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप था, स्ट्रिंग का मतलब क्या? कि कलेक्शन ऑफ अ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है, यानी कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स इज अ स्ट्रिंग। तो हमने जब उसे लिस्ट में कन्वर्ट करा, तो ये इस तरह से स्टोर हो गया, SARFRAZ, और उसमें कॉमा हो गया क्योंकि वो अलग अलग एलिमेंट्स करके स्टोर हो गए, ओके। और इसका जो है बिल्ट इन फंक्शन और मेथड है, जो क्लास है, जिसे आप लिस्ट ही बोलेंगे और कोई बात नहीं। इसका यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट वो लिस्ट ही आएगा क्योंकि ये लिस्ट ही की फॉर्मेट है। जब भी आप कोई लिस्ट बनाते हैं, तो आप उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, सेपरेटेड विद कॉमास, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये जो है कि हमने ये जो पढ़ना था कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से यूज होते हैं, तो वो खत्म हो गया। तो कंस्ट्रक्टर का सिंपल मतलब ये है कि जैसे अगर कमेंट्स लिख रहे हैं, कमेंट्स ये हैश से लगा सकते हो आप। कमेंट्स वो कोड होता है जो रन कभी नहीं करता है, लेकिन वो आपके कोड को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, तो उसमें आप कमेंट्स लगा सकते हो। तो जैसे कि आपका ये टाइप है, या फिर तो टाइप जो फंक्शन है वो यूज हो रहा है ताकि हम फाइंड कर सकें टाइप ऑफ द, मतलब डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है और हम उसका डेटा टाइप
चाहिए तो हम उसके लिए टाइप फंक्शन का यूज मेथड का यूज करते हैं। और कंस्ट्रक्टर का हम यूज कब कर रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर हो गया या इंट कंस्ट्रक्टर हो गया या लिस्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, तो उन कंस्ट्रक्टर का हम यूज तब करेंगे जब हमें अपनी वैल्यूज कन्वर्ट करानी होगी। ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ यही यूज केस है, बट अभी के लिए यही यूज केस समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज अभी हम यूज करने वाले हैं। आगे जो चेंजेस हैं, जैसे आगे अगर हम सोचें कि ऐसे तो बहुत जगह कंस्ट्रक्टर का यूज होता है, ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टर का जब आप उसके कंसेप्ट में जाओगे तो आपका एक इनिट कंस्ट्रक्टर आ जाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, तो वो चीज थोड़ी आगे चल जाएगी, आगे आएगी। बट अभी के लिए जो कंस्ट्रक्टर है वो ये है कि आपका जो डेटा टाइप का कंस्ट्रक्टर है, जैसे लिस्ट हो गया, एसटीआर हो गया, इंट हो गया, जितने भी डेटा टाइप होता है, उनमें सबसे बढ़िया चीज ये रहती है कि आप उन्हें एक से दूसरे में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कि आप उसके कंस्ट्रक्टर का नाम लिखोगे, ब्रैकेट में आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, और वो उस वैल्यू से उस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो अब नया मार्कडाउन सेल लेते हैं और अब हम पढ़ाते हैं पाइथन स्ट्रिंग। तो पाइथन स्ट्रिंग में क्या है, जैसे आपकी एक स्ट्रिंग है str1, ये बहुत बेसिक नेम है। आप str नहीं ले सकते वेरिएबल का नाम। रीजन उसका ये है क्योंकि str इज अ कीवर्ड विच इज यूज फॉर कंस्ट्रक्टर, str कंस्ट्रक्टर। ये क्लास str के लिए हम इस कीवर्ड का यूज करते हैं, राइट। जब हम एक str एक कंस्ट्रक्टर है, एक डेटा टाइप है, तो आप उसको एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। ओके, तो हमने इसलिए str1 डाल दिया, तो अब वो चेंज हो गया, str नहीं लिया जा सकता, str1 तो ले सकते हैं। तो हमने जैसे कोई स्ट्रिंग लिया, जस्ट इन केस हमने लिया AI/ML। ओके, दिस इज अ string 1। ओके, दिस इज अ string 2 which could be CSS। ओके, सो अब हम जो पाइथन स्ट्रिंग हमने पढ़ी कि स्ट्रिंग आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे तो वो स्ट्रिंग होगी। ठीक है। अब आप इसमें फंक्शन मतलब किस तरह से ऑपरेशंस करवा सकते हैं वो देखेंगे। पहला ऑपरेशन होगा कॉन्कैटिनेशन। वर्ड थोड़ा हैवी लगता है बट है कुछ हैवी नहीं उसमें। कॉन्कैटिनेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि दो स्ट्रिंग को मिला देना एक तरह से। जैसे string 1 जो है वो AIML है और string 2 जो है वो CSE है, तो अगर हम str1 प्लस str2 करेंगे तो हमारी वो दोनों स्ट्रिंग ऐड हो जाती है। दिखा देते हैं। जैसे हमारा str1 प्लस str2 अगर हम करेंगे तो ये देखते हैं आउटपुट में AIML CSE, तो दोनों ऐड हो जाते हैं। अब एडिशन का ऑर्डर क्या होगा, वो आपका जिस तरह से आपने कॉन्कैटिनेट करा है उसी तरह से आपका एडिशन का ऑर्डर हो जाता है। जैसे हमने str1 को पहले लिखा और फिर str2 को लिखा, तो इसलिए AIML पहले आया और CSE बाद में आया। ठीक है। अगर हम str2 पहले लिख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे str2 पहले लिखेंगे और फिर str1 लिखेंगे, तो आपका CSE पहले आ जाएगा, AIML बाद में आ जाएगा। ओके, तो ये होता है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का सिंपल मतलब है जोड़ना, उसमें और भी और कोई चीज नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें स्लाइसिंग का पार्ट आएगा। अभी हम पहले स्लाइसिंग से पहले मैं तुम्हें थोड़े 3 मेथड बताना चाहूंगा कि एक हो गया आपका अपर, एक हो गया लोअर और एक हो गया स्प्लिट। अब जो आपका अपर मेथड है उसको किस तरह से यूज करना है, जैसे आपका जो AIML है, अगर आप उसमें डॉट अपर मेथड का यूज करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है अपर में, अपर केस में। जैसे AIML जो हमने लिखा हुआ है वो लोअर केस में, AIML CSE भी किस में, लोअर केस में। तो अगर हम इसमें करेंगे str1 डॉट अपर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो AI में, क्योंकि हमने str1 को अपर कर दिया। अगर हम इसे str2 डॉट अपर करेंगे तो वो भी अपर केस में हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली है कि अभी हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं। जब हम str1 डॉट अपर कर रहे हैं या str2 डॉट अपर कर रहे हैं तो हम उसे प्रिंट करा रहे हैं, हम उसे वेरिएबल में स्टोर नहीं करा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं अभी यहीं पे नीचे लिख दूं प्रिंट str1, तो वो तुम्हारा स्मॉल वाला ही होगा क्योंकि उसकी वैल्यू में कोई अपडेशन नहीं आया है। हमने str1 डॉट अपर करा
लेकिन उसकी वैल्यू हमने अपडेट नहीं करी। हमने कॉन्कैटिनेशन करा, बट उन दोनों की वैल्यू कहीं स्टोर नहीं करी, कोई अपडेशन नहीं है वैल्यू में, तो इसीलिए वो वही आएगा। लेकिन अगर हम str1 इज इक्वल्स टू str1 डॉट अपर कर देंगे, तो इसमें वैल्यू अपडेट हो जाएगी कि जो str1 डॉट अपर की वैल्यू है वो अब str1 के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इसमें एक तरह से ओवरराइड हो रही है वैल्यू, कि जो पुरानी वैल्यू है वो हटा दी जा रही है और नई वैल्यू स्टोर कर दी जा रही है यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो str1 इज इक्वल टू str1 डॉट अपर कर रहे हैं, तो हमने इसमें असाइन कर दिया कि str1 के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उससे पहले जब हम प्रिंट करा रहे थे तो उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो रही थी। ओके, अब जैसे आपका str2 आया, आपने str2 डॉट अगर लोअर यूज करोगे तो आपका वो लोअर में हो जाएगा। आप बोलोगे कि सीएससी तो ऑलरेडी लोअर में ही है, तो अगर कोई चीज ऑलरेडी लोअर केस में ही है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अगर कोई चीज अपर केस में है तो वो लोअर में हो जाएगी, लेकिन अगर ऑलरेडी लोअर में है तो वो ठीक रहती है। तो इन केस मान लो तुम्हारे में ऐसा हो कि सी कैपिटल है, एस स्मॉल है, ई कैपिटल है, और तुम्हें पूरा लोअर में करना हो, तो तुम डॉट लोअर फंक्शन यूज करोगे और वो पूरा सीएससी जो है वो लोअर में हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर तुम्हें एक एक लेटर करना पड़ेगा तो उसका कंसेप्ट अलग आ जाएगा। फिर आ जाता है थर्ड मेथड, वो हमारा है स्ट्रिप। तो थर्ड मेथड का स्ट्रिप का सिंपल मतलब मैं बताऊं तो स्ट्रिप का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है वो हटा दो। उसके लिए अभी हम एक नया फंक्शन लेंगे। ये कमेंट्स का मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि कमेंट्स वो हैं कि जो पार्ट कोड का रन नहीं करता है, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। और स्ट्रिप को डॉट स्ट्रिप करके लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और इसका ये कोई पैरामीटर लेता नहीं है, तो इसलिए ब्रैकेट इसके खाली रहते हैं। तो जैसे हमने एक नया स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं हम, str12, उसके अंदर हम लिखते हैं वो प्रोग्राम जो हर कोई पहले लिखता है, ठीक है, जैसे हेलो वर्ल्ड हो गया। अब इसमें मैंने एक्स्ट्रा स्पेस लास्ट में दे दी और एक्स्ट्रा स्पेस स्टार्टिंग में दे दी। ओके, तो अब जो होगा, अगर मैं प्रिंट करने से पहले str12 डॉट स्ट्रिप यूज करूंगा तो इसका फायदा ये होगा कि जो एक्स्ट्रा स्पेसिस थी वो हट जाएंगी। लेकिन अगर मैं नॉर्मल str12 प्रिंट करता तो उसमें स्पेसेस आती है। देखो जैसे मैंने पहले अब क्या करा, str12 को प्रिंट कराया तो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गई, बाकी स्पेसेस तो दिखनी नहीं। और इस वाले में स्पेसेस हट गई। इस स्ट्रिप फंक्शन को यूज करने से पहले चीज जो समझने की है वो ये है कि स्टार्टिंग और एंडिंग में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती है वो हटाता है। अगर किसी स्ट्रिंग के मिडल में कोई आपकी स्पेसेस है तो उसको नहीं हटाएगा वो। जैसे हेलो वर्ल्ड के बीच में भी एक स्पेस है, उसको उसने नहीं छेड़ा, लेकिन जो साइड में हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस दी थी, डॉट स्ट्रिप फंक्शन उसको हटा देता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या चीज है, ये जो हटा रहा है ये अपडेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपडेट नहीं कर रहे हैं वैल्यू। हमने प्रिंट तो कर दिया str12 डॉट स्ट्रिप, हमने str12 प्रिंट करा, बट हमने उसे किसी के अंदर स्टोर नहीं करा। सिंपल एग्जाम्पल बोलूं, अगर str13 में हम स्टोर करा देते str12 डॉट स्ट्रिप, तो str13 में वो स्ट्रिप होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो स्टोर होगी। लेकिन str12 की वैल्यू अभी भी वो एक्स्ट्रा स्पेसेस के साथ ही है। और अगर हम यहीं पे 13 की जगह 12 कर देंगे तो जो स्ट्रिप वैल्यू होगी वो उसी के अंदर स्टोर हो गई। तो इस केस में जो str12 है उसमें से एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा दी गई। तो ये बहुत यूजफुल होता है जब भी आप कोई कोड लिख रहे होते हैं, स्पेशली जब आप यूजर से इनपुट ले रहे होते हो, ताकि कोई एरर ना आए कि वो एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर दे रहा हो तो आप डॉट स्ट्रिप का यूज करोगे स्ट्रिंग के केस में। फिर एक फंक्शन और आ जाता है, वो होता है लेंथ फंक्शन। ठीक है, लेंथ फंक्शन एज द नेम सजेस्ट उसका काम ही है लेंथ फाइंड करना, लेकिन ये एज अ कंस्ट्रक्टर ही यूज होता है। जैसे हम और चीजों का यूज कर रहे थे, डॉट स्ट्रिप डॉट अपर डॉट लोअर करके, वैसे नहीं होगा। हम जैसे कंस्ट्रक्टर यूज करते थे कि इंट था और फिर ब्रैकेट के अंदर हम वेरिएबल का नाम दे देते, वैसे ही हम इसमें करेंगे। जैसे अगर हमें प्रिंट करानी है लेंथ ऑफ str2, जस्ट इन केस str12 जो हमने
रखा है। और ये str12 क्या है, आफ्टर रिमूविंग द स्पेसेस। तो हम जब कोड को रन कराएंगे तो ये 11 शो कर रहा है। हेलो वर्ल्ड में कितना आता है, ये 3 4 5, 3 4 5 और एक स्पेस, जो बीच में स्पेस है, साइड वाली स्पेसेस हट गई हैं क्योंकि डॉट स्ट्रिप यूज हो गया, तो इसलिए उसकी लेंथ कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है। लेकिन अगर हम ये वाला डॉट स्ट्रिप फंक्शन यूज नहीं करते, जस्ट इन केस अगर हम इस लाइन को कमेंट कर देंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में लेंथ 15 आ गई, क्योंकि जो आपकी एक्स्ट्रा स्पेसेस है, जो कॉर्नर्स में एक्स्ट्रा स्पेसेस है, वो भी इंक्लूड होके आ रही है, तो इसलिए उसकी स्पेस अब होगी 15। ओके। अब एक सिंपल सी चीज हम और समझ लेते हैं पहले, ठीक है। अगेन बेसिक थिंग और सिंपली बोलूं तो फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल, वर्डिंग पे मत जाओ, वर्डिंग इतना खतरनाक नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। कि जैसे अगर आपका एक वेरिएबल है ए 12, ये इंटीजर डेटा टाइप, डी 20.14, ये फ्लोट डेटा टाइप, str1 स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो ये इस तरह के जो आपने डेटा टाइप ले लिए, जैसे ए आपका एक डेटा टाइप का हो गया, बी आपका अलग डेटा टाइप का हो गया, str1 आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप का हो गया। ठीक है। अब आपको अगर ये तीनों चीजें एक साथ प्रिंट करानी है, तो एक तरीका तो है ये वाला कि आपने str लगाया, str1 कॉमा बी कॉमा ए, ठीक है, और आपने उसे प्रिंट कर दिया। तो आपका पहले स्ट्रिंग प्रिंट हुआ, फिर आपका वो 20.14 प्रिंट हुआ, फिर 12 प्रिंट हो गया। एक तरीका तो ये हो गया कि आपने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, कॉमा लगा लगा के, कि आप कॉमा से सेपरेट करते हो चीजों को। तो अगर आपको मान लो कुछ टेक्स्ट देना है कि जैसे आप पहले देना चाह रहे हो स्ट्रिंग, फिर आप यहाँ कॉमा लगाओगे, फिर आप str1 दोगे, फिर आप बोलोगे इंटीजर, फिर आप कॉमा लगाओगे, फिर आप इसमें ए दे दोगे, फिर आप फिर कॉमा लगाओगे, फिर आप बोलोगे कि भाई फ्लोट। ये वो टेक्स्ट है जो आप नॉर्मल देना चाहते हो, मतलब इसमें आप कुछ भी टेक्स्ट दे दो तो आपको एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग हो गया। इस टाइप का अगर आपको टेक्स्ट देना है, जैसे अगर आपको अपना नाम प्रिंट कराना है, तो आप कभी लिख सकते हो कि माय नेम इज दिस, और कभी आप सिंपल लिख सकते हो कि अपना नाम ही प्रिंट कराना है। उस केस में जब आपको एक्स्ट्रा टेक्स्ट की भी जरूरत होती है और मल्टीपल वैल्यूज एक साथ हमें प्रिंट करानी होती है, तो उस केस में हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टाइपिंग लाइक दिस, हम फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल का यूज करते हैं कि अब हम कॉमा कॉमा लगा के नहीं करेंगे, अब हम सबसे इजी तरीका यूज करेंगे कि हम प्रिंट लिखेंगे, एफ इज नोन एज फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल। इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा पहले, ये उसका सिंटेक्स है। ठीक है, तो सिंटेक्स सिंटेक्स समझ लो पहले कि ये कमेंट में लिख दे रहा हूँ कि एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके। अब ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रहेगा। अब जिन वेरिएबल्स की हमें वैल्यूज चाहिए, जैसे हमें ए प्रिंट नहीं कराना है, हमें ए के अंदर की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम उसे करली ब्रेसेस के अंदर देंगे। ठीक है। हाँ, ये देखें, अगर हमें उसकी वैल्यू चाहिए, ए के अंदर वैल्यू जो है 12, हमें वो शो करानी है, हमें ए शो नहीं कराना है जैसे, तो हम करली ब्रेसेस के अंदर देंगे। और अगर हमें इज, नॉट और कोई भी तरह का टेक्स्ट नॉर्मल शो कराना है, तो वो हम कर्ली ब्रेसेस के बाहर देंगे। इसका इतना ही है। जैसे अब हमने ये दिया ए, अब हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर दे दिया बी, या फिर अब हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर दे दिया str1। तो जो भी चीज कर्ली ब्रेसेस के अंदर दे रहे हैं, वो str1 एज इट इज प्रिंट नहीं होगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होगी। ये वेरिएबल नेम है, ये उसकी वैल्यू है, ए बी सी जो भी है। तो जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है उसकी एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है, और जो नॉर्मल टेक्स्ट है कर्ली ब्रेसेस के बाहर है, वो एज इट इज प्रिंट होता है। जैसे कि इसमें लिखा मैंने स्ट्रिंग इज, फिर
कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने str1 दे दिया, ठीक है, एंड इंटीजर इज, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर a दे दिया, एंड फ्लोट इज, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर b दे दिया। तो जब मैंने ये दिया तो ये देखो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग इज, ये स्ट्रिंग क्या है, जो वैल्यू थी हमारी, जैसे इसे कर देते हैं, इसे कोई नाम दे देते हैं ना, जैसे दिल्ली है मेरे यार, दिल्ली, दिल्ली 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 दिल्ली। तो देखो स्ट्रिंग इज दिल्ली, इंटीजर इज 12, फ्लोट इज 20.14। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये ही है आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल सिंपल चीज हो गई आपकी कि एक तरीके से वर्ड रैप कर देते हैं, ऑल्ट प्लस जेड आपके एक शॉर्टकट की होते हैं, उससे ना ये आपका जो वर्टिकल स्क्रॉल होता है वो बंद हो जाता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल स्क्रॉल ही रहता है, तो आपका टेक्स्ट छुपता नहीं है। तो स्ट्रिंग इज str1 एंड इज ए फ्लोट इज b। तो जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर का पार्ट है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू दिखाएगा, और जो आपका कर्ली ब्रेसेस के बाहर का पार्ट है वो आपकी नॉर्मल वैल्यू दिखाएगा। इसका सिंटेक्स क्या है आपका, यही है कि भाई आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना है, पहले एफ लिखना है, एफ इज नेसेसरी, देन डबल इन्वर्टेड कॉमास, उन डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपका मेन डेटा आ जाएगा कि आपने अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखोगे आप किसी वेरिएबल का नाम तो उसकी एक्चुअल वैल्यू दिखाएंगे, और कर्ली ब्रेसेस के बाहर लिखोगे तो आपका जो नॉर्मल आपने टेक्स्ट कुछ भी टेक्स्ट लिखा हो वो शो होता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल। अब हम आ जाते हैं स्लाइसिंग पे, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो पाइथन में स्ट्रिंग की स्लाइसिंग जो है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अच्छा, वैसे अगर नॉर्मल बात पूछे तो स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, जो स्लाइसिंग है उसका मतलब क्या होता है कि एक पार्ट, एक तरह से किसी चीज का, किसी चीज को स्लाइस करने का मतलब है कि उसका एक पार्ट निकालना। तो एक स्ट्रिंग है, जैसे str1 स्ट्रिंग है, उसमें लिखा हुआ है माय नेम इज, ओके। तो उस केस में क्या है, ये एक स्ट्रिंग हो गई। अब मान लो इसका सिर्फ एक पार्ट निकालना है, तो हम इसमें स्लाइसिंग का यूज करते हैं। अब स्लाइसिंग का किस तरह से यूज किया जाएगा कि हमने प्रिंट करा और हमने str1 लिखा, फिर हमारा आया स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर स्लाइसिंग यूज होती है। अब जरा ये देख लो ध्यान से, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्लाइसिंग का जो पार्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो आपका वेरिएबल नेम है, जैसे आपका स्ट्रिंग है तो आपका एक वेरिएबल नेम होगा, है ना, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, उसको और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्ट कॉलन स्टॉप स्टेप, ये है उसका सिंटेक्स कि आपको वेरिएबल का नेम बताना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टॉप कहाँ तक चलेगा, और स्टेप इफ नीडेड, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जरूरत नहीं पड़ती है बट फिर भी क्वेश्चन में आ जाता है। तो आपका जैसे str1 है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, जैसे मान लो एक तो हाँ, इसमें एक चीज और जरूरी है कि जीरो इंडेक्सिंग यूज होती है, यानी कि जो पहला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होगा, m जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, वो जीरो पोजीशन पे, y फर्स्ट पोजीशन पे, फिर एक स्पेस है जो कि सेकंड पोजीशन पे है, फिर n है जो कि थर्ड पोजीशन पे है। तो इस तरह से आपकी इंडेक्सिंग चलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। तो आपका स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हो कि आपको जो स्लाइस चाहिए, यानी कि जो इस पूरी स्ट्रिंग का एक पार्ट चाहिए, कि मान लो आपका एक घर है और आपको पूरे घर में से एक कमरा चाहिए, तो वैसे ही इस पूरी स्ट्रिंग में से आपको जो पार्ट चाहिए वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन से वाले इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आप इंडेक्सिंग दे दो। जैसे आपने 1 लिखा, फिर आपने कॉलन लगाया, फिर कहाँ तक चाहिए आपको, y1 कहाँ पे, y पे है, और आपने जैसे मान लो 5 दिया तो ये 5 तक नहीं जाता, ये उससे एक कम तक जाता है, 4 तक। जैसे अगर हम इसे रन करें तो ये y अंडरस्कोर na हो गया,
तो m जो था वो 0 इंडेक्स पे था, y जो था वो फर्स्ट इंडेक्स पे था, जो फर्स्ट इंडेक्स से इसने स्टार्ट करा। फिर स्पेस थी थर्ड इंडेक्स पे, ओ सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे n था, फोर्थ इंडेक्स पे a था, फिफ्थ इंडेक्स पे m था, जिसको इसने इंक्लूड नहीं किया। ओके, तो जो हम स्टॉप का इंडेक्स देते हैं उसको इंक्लूड नहीं करते। तो अब फिर से समझ लेते हैं कि जब भी हम स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग कर रहे होंगे या कहीं पे भी इंडेक्सिंग कर रहे होंगे तो इंडेक्सिंग चलती इसी चीज से है। इसी तरह से होनी इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग समझ लोगे तो जब लिस्ट में इंडेक्सिंग हो रही होगी तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जैसे आपने स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग करनी है तो वो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। तीन चीजें, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। स्टार्ट इंक्लूडेड रहता है, स्टार्ट का जो इंडेक्स दोगे वो इंक्लूडेड रहेगा। स्टॉप का इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं रहता, उससे एक इंडेक्स पहले ही खत्म हो जाता है। और स्टेप का सिंपल मतलब है कि कितने छोड़ छोड़ के। जैसे अगर मैं स्टेप आपको यहाँ पे 1 तो बाय डिफॉल्ट रहता है, 2 दे दूं तो क्या होगा? आपका एक एक छोड़ के आ जाएगा। छोड़ के इन द सेंस, आपका y था, फिर उसने स्पेस छोड़ दी, फिर आपका n प्रिंट करा उसने, फिर a छोड़ दिया। अब मान लो इसे मैं 8 कर दूं तो वाई एन एम आ रहा है, तो उसका 1 से स्टार्ट करा था, यानी कि वाई से स्टार्ट हुआ, उसने वाई प्रिंट करा, फिर उसने स्पेस छोड़ दी, फिर उसने आपका एन प्रिंट करा, फिर उसने ए छोड़ दिया, फिर उसने एम प्रिंट करा, फिर उसने ई छोड़ दिया। तो ऑल्टरनेट चल रहा है ट्री। अगर मैं ये 3 दे दूं स्टेप तो वो दो दो छोड़ेगा, 4 दे दूं तो वो तीन तीन छोड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट ये 1 रहता है, अगर कुछ नहीं दोगे तो 1 रहेगा। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स नहीं दोगे तो वो 0 हो जाएगा। जैसे अगर आपने बाय डिफॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया, हमने कुछ भी नहीं दिया है, तो वो 0 हो गया, यानी कि स्टार्टिंग से दिखाएगा, सिंपल। लेकिन आपको कॉल लगा के आपने 8 दे दिया कि स्टार्टिंग से 8 तक जाओ, तो 8 ये वाली स्पेस थी, यहाँ पे एक स्पेस आएगी ना नेम के बाद, तो वहां तक, वहां उस स्पेस को आप बोल सकते हो कि वो 8th इंडेक्स पे है। तो इसलिए वो नेम तक खत्म हो गया। ओके, है ना? 2 और 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्लाइसिंग का पार्ट। ओके, हमने स्ट्रिंग्स में अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, स्ट्रिप फंक्शन पढ़ लिया। हमने पाइथन में स्लाइसिंग पढ़ ली, ठीक है। फिर अब उसके बाद हम आते हैं बूलियन वैल्यूज पे। बूलियन वैल्यूज भी बहुत सिंपल है, ध्यान से अगर समझे तो। ठीक है, तो बूलियन वैल्यूज का सिंपल मतलब है जिनमें दो तरह की वैल्यू स्टोर होती है, एक ट्रू, दूसरी एक फॉल्स। ठीक है, तो जैसे आपने ए इक्वल टू 10 करा, बी इक्वल टू 20 करा। अब इसमें एक ऑपरेटर का यूज होता है जिसे अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन मैं उसे और इजी वे में समझाऊंगा तुम्हें। कि जैसे तुमने एक बूलियन का वेरिएबल लिया, इज इट, ऐसी नाम रख रहा हूँ, इज इट। ठीक है, तो इज इट हमने ऐसी नाम रखी, हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, बस उसकी कंडीशन थी। वो कंडीशन क्या क्या थी, फिर से अगर ध्यान से रिकॉल करें तो पहली कंडीशन ये थी इज इट वेरिएबल का नाम लिखने की कि उसका नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए उस नाम का, और जो स्पेशल कैरेक्टर यूज होंगे वो सिर्फ अंडरस्कोर है जो यूज कर सकते हैं। स्टार एंड हैश ये सब यूज नहीं करना वरना एरर आएगा। ठीक है, तो इज इट हमने नाम रख लिया, नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो ए इक्वल टू बी, तुम्हें क्या लगता है क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब सिंपल है कि क्या ए और बी इक्वल है। और जब हम सिंगल इक्वल यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि बी के अंदर हम 20 डाल रहे हैं, ए के अंदर हम 10 डाल रहे हैं। लेकिन जब हम डबल इक्वल टू लिखते हैं तो उसका मतलब होता है हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो हम अगर अब प्रिंट करेंगे इज अंडरस्कोर इट को, तो तुम्हें क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? कि ए डबल इक्वल, लाइक इक्वल्स टू बी। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो इसकी वैल्यू सिर्फ दो ही में आएगी, या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। अभी तो फॉल्स है, तो वो चेक कर लेते हैं, तो इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। तो इसको बोलते हैं बूलियन वैल्यूज। बूलियन का सिंपल मतलब क्या है कि या तो ट्रू है या फॉल्स है, खत्म बात। बूलियन में उसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे अगर आप कोई और यूज कर लो कि ग्रेटर, ग्रेटर आपने लिखा, स्पेलिंग छोड़ दो भाई, है स्पेलिंग में कुछ नहीं रखा। ए इज ग्रेटर देन सी,
और फिर तुमने लिखा यहाँ पे प्रिंट ग्रेटर, ठीक है। और फिर जब तुम प्रिंट करोगे तो फॉल्स आ रहा है, क्यों? क्योंकि b इज ग्रेटर देन a, तो a b से बड़ा नहीं होगा। इक्वल टू लगा लोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लोगे तो ये फिर से फॉल्स दिखाएगा, दिखाएगा तो अभी भी फॉल्स होगा। लेकिन अगर हम ये वैल्यू सेम कर दें, 20 20 कर दें, तब क्या? तो दोनों वैल्यूज ट्रू हो गई कि a इक्वल टू बी है, और इसमें हमने दोनों कंडीशन लगाई थी कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो इसमें दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या तो a बड़ा हो जाए b से, या वो इक्वल टू हो जाए, तो वो आपका ट्रू दिखाएगा। इसके अलावा आप कर सकते हो लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। एक और चीज होती है नॉट इक्वल टू, नॉट यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इफ a इज नॉट इक्वल टू बी, तब ये ट्रू दिखाएगा, वरना ये फॉल्स दिखाएगा। जैसे ट्रू फॉल्स हम स्कूल में करते आए हैं, वही नॉर्मल ट्रू फॉल्स है कि अगर वैल्यू सही हो रही है तो ट्रू आएगा, वैल्यू रॉन्ग हो रही है तो फॉल्स आएगा। तो a नॉट विच इज एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू b, तो इस केस में तो आपका फॉल्स आएगा। तो इसलिए आपकी पहली वैल्यू जो इज इट है, क्योंकि ये दोनों इक्वल कर दिया हमने, a की वैल्यू भी 20 कर दी, b की भी 20 कर दी, तो इज इट में a इक्वल टू b में आपकी इज इट की वैल्यू ट्रू दिखाएगा। लेकिन जब हम ग्रेटर की बात करेंगे तो a इज नॉट इक्वल टू b में ग्रेटर की वैल्यू फॉल्स दिखा रहा है। ओके, ये आपका हो गया बुलियन वैल्यूज का। बुलियन वैल्यूज में ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, फिर आपके और भी ऑपरेटर आ जाते हैं, और ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, ठीक है। तो उसमें वो इफ एल्स कंडीशंस के साथ आएगा। तो अभी इस वीडियो के लिए हम इतना ही करने वाले हैं। इस वीडियो में हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पढ़े। वेरिएबल्स वो होते हैं कि जिनके अंदर वेरिएबल्स एक खाली बॉक्स की तरह है, जिनके अंदर किसी तरह की वैल्यू स्टोर की जाएगी। पाइथन में वेरिएबल का डेटा टाइप पहले से बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद बता देते हैं। लेकिन अगर हमें जानना है किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर पढ़े कि अगर हम पे किसी तरह का वेरिएबल है, जैसे हम पे नेम है जो कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं लिस्ट में, या फिर एज जो है वो हम पे इंटीजर वेरिएबल है, हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं लेट्स सपोज स्ट्रिंग में, तो हम उसके लिए कंस्ट्रक्टर्स का यूज कर सकते हैं, विच इज str, int, list। जो डेटा टाइप का नाम था, जैसे सिंपल नेम थे, वैसे ही हम कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। तो उस कंस्ट्रक्टर का नाम लिखो, ब्रैकेट में आप वेरिएबल का नाम लिखो, तो वो उसका कन्वर्जन हो जाता है। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा, पाइथन स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा कि पाइथन स्ट्रिंग होती क्या है, कि आपका str1 हो गया, str2 हमने इसमें लिया, तो स्ट्रिंग वो हो गई कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्पेस आ सकती है उसमें, उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर आ सकती है, उसमें कुछ भी आ सकता है। जितने हमारे कीबोर्ड में जगह है टाइप करने वाली, वो सब हमारा स्ट्रिंग में आ सकता है, ठीक है। फिर हमने उसमें स्ट्रिंग में पढ़ा कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का सिंपल मतलब होता है कि दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देना। फिर हमने पढ़ा डॉट अपर फंक्शन, डॉट लोअर फंक्शन एंड डॉट स्ट्रिप फंक्शन। डॉट अपर फंक्शन जो है वो सिंपली क्या कर रहा है, किसी स्ट्रिंग को अपर में कन्वर्ट कर रहा है, कि अगर वो लोअर केस में है तो उसे अपर केस में कन्वर्ट कर दिया जाए। डॉट लोअर फंक्शन क्या कर रहा है, किसी स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट कर रहा है। अगर वो ऑलरेडी लोअर में होगा तो वो कुछ नहीं करेगा उसके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, डॉट स्ट्रिप फंक्शन। वो एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करता है, बट वो सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग की स्पेसेस को रिमूव करता है। अगर सेंटर में कोई स्पेस होगी, जैसे हेलो वर्ल्ड में सेंटर में स्पेस थी, तो वो उसको रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल के बारे में, कि जब हम कोई चीज प्रिंट कराते हैं तो उसमें अगर हम कॉमा कॉमा लगा के नहीं कराना चाहते प्रिंट, और हम चाहते हैं कि वो इजीली प्रिंट हो जाए, तो हम उसके लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल का यूज करते हैं, जिसमें हमारा एफ लगता है। सिंटेक्स बता रहा हूँ, एफ लगता है, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पार्ट आता है जो भी हमें प्रिंट कराना है, और जो हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए जिसकी, उसे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रिंट कराएंगे, और जिसकी हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए उसे हम नॉर्मल एज ए स्ट्रिंग लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका पाइथन स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सेम स्लाइसिंग का जो स्टेप है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप है, यही सेम चीज आपकी लिस्ट में भी लगेगी, टपल में भी लगेगी, और किसी भी आपका जो कलेक्शन ऑफ सेट है उसमें लगेगी, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। लिस्ट भी कलेक्शन ऑफ अ डेटा टाइप है, वो कुछ भी डेटा टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर होता है। तो जो भी चीज कलेक्शन है उसमें स्लाइसिंग लगती है।
और उसका अगर ऑर्डर सेट है तो जैसे हमारा स्ट्रिंग है, इसमें एक ऑर्डर है कि हमने माय नेम इज सरफराज लिखा, तो एक ऑर्डर में, तो हमारी तीन चीजें हमने पढ़ी कि स्टार्ट है, फिर स्टॉप है, फिर स्टेप है। स्टार्ट का इंडेक्स इंक्लूडेड होता है, स्टॉप का इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता, यानी कि उससे जस्ट पहले वाले तक चलेगा, और स्टेप जो होता है वो कि कितना छोड़ छोड़ के आपको करना है। फिर आ जाते हैं हमारे बुलियन वैल्यूज। बुलियन वैल्यूज इज नथिंग बट इज सिंपली अ कंपैरिजन, और या फिर कोई भी है जिसका आंसर सिर्फ ट्रू और फॉल्स में हो सकता है, तो वो बुलियन वैल्यूज हो जाती है। ठीक है, ए इक्वल टू बी हो गया, ए नॉट इक्वल टू बी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मेनली क्या चीजें होने वाली है उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इफ एल्स कवर करना है, लिस्ट कवर किया जाएगा, फॉर लूप्स, वाइल लूप्स, आपकी जो मेन कंसेप्ट है उनको कवर किया जाएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग के कराए जाएंगे बेस्ड ऑन ऑल दोस थिंग्स व्हिच वी हैव स्टडीड टिल नाउ, मतलब टिल द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उसमें हमारा फॉर लूप वगैरह कवर हो जाएगा, लिस्ट कवर हो जाएगा, तो अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं उससे। और क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाना है कि हमें रटना है, ऐसा कुछ नहीं, हमें अपना लॉजिक बिल्डिंग करनी है जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बने, और जब हम आगे कर रहे हो तो वो चीज आपकी यूजफुल रहे। अब मेनली जो है इसका जो क्रंच निकल के आ रहा है वो ये है कि ठीक है, हमने कोड वगैरह पढ़ लिया, बुलियन वैल्यूज तक पढ़ लिया, तो थैंक यू। एंड एज दिस इज माई फर्स्ट वीडियो, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुई हो सकता है कुछ चीजें गलत हुई हो, मे बी अभी एक्सप्लेनेशन उतना स्मूथ नहीं निकला है, बट आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।